Good morning. Yeah, good morning, everyone. Yeah, getting my screen also. Online students. Right. हाँ जी. Any question till now? Any doubt? कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन है किसी का? शुरू में बच्चे बहुत डाउट्स पूछते थे, अब डाउट्स आने कम हो गए क्लास में. स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की कमी हो रही है. लैपटॉप ठीक हो गया? डन है. हाँ जी. कोई डाउट नहीं है? जल्दी से चैट विंडो में लिख दो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर बताना भी पड़ेगा अगर डाउट नहीं है तो. चलिए, अभी तक कितने कीवर्ड्स पढ़ लिए हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग में? बोलो जल्दी से. हाँ जी. जावा के कीवर्ड्स बताओ. हाँ, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज. ठीक है, ये जावा के कीवर्ड्स हैं. पाइथन के कीवर्ड्स ट्राई, बोलो, एक्सेप्ट, ट्राई, एक्सेप्ट, हाँ जी, फाइनली एंड रेज. ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड रेज. बताओ, एक दिन का गैप भी था बीच में, हम लोग 48 आवर्स के बाद अराउंड मिल रहे हैं और आप लोग कीवर्ड्स तक रिवाइज करके नहीं आए सब लोग. कहाँ से जॉब लगेगी? पढ़ना पड़ेगा ना. एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बिना ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा जहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्वेश्चन ना आए. ऐसा कोई डेवलपर क्वेश्चन आपका इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट नहीं बनाता जहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट नहीं लगता. मेरा टारगेट आप लोग को पाइथन पढ़ा के एक फॉर्मेलिटी करना नहीं है, आप लोग को डेवलपर बनाना है. डेवलपर बन जाओगे तो जो है आराम से जॉब लग जाएगी. ठीक है, 99% इंटरनेट पे आप क्वेश्चन आंसर्स देखोगे. ठीक है, पाइथन के, डेटा साइंस के, डेटा एनालिटिक्स के, मशीन लर्निंग के. कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, कोई बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसका सोल्यूशन है, स्टैक ओवरफ्लो पे है, किसी भी वेबसाइट पे आप देखोगे. ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स पे हर वेबसाइट पे जो सोल्यूशन दिए होंगे उन सोल्यूशंस में कहीं एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगी हुई है. क्यों नहीं लगी हुई मुझे रीजन नहीं समझ में आता. बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है. ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट डेवलपर बनना है तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे. राइट, तो शुड वी स्टार्ट? राइट, ठीक है. तो हम लोगों ने ट्राई कीवर्ड समझ लिया. ठीक है, ट्राई का काम है हमारे कोड के अंदर चेक करना कि कोई एरर तो नहीं आ रही. अगर एरर आ रही है कहीं पे भी, लाइन 1 में, लाइन 100 में, कहीं पे भी एरर आ रही है तो उसको कैच करना और एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास ले जाना. देयर कैन बी मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स. ठीक है, जितनी भी आपके टाइप ऑफ एरर्स हैं उतने टाइप के आपके एक्सेप्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं. एक्सेप्ट वैल्यू एरर, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, एक्सेप्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, जितने भी आपके पास हैं सबके साथ आपके पास एक्सेप्ट ब्लॉक लग सकते हैं. एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एलिफ की तरह चलता है. जैसे सबसे पहला एक्सेप्ट चेक होगा, क्या ये एरर आई है, नहीं तो क्या ये एरर आई है, नहीं तो क्या ये एरर आई है, नहीं तो लास्ट में आपको एक्सेप्शन क्लास जरूर देनी है कि अगर कोई एरर आपने अपने प्रोग्राम में मैनेज नहीं करी तो एक्सेप्शन क्लास द पेरेंट टू ऑल एरर क्लासेस, वो एक्सेप्शन क्लास आपकी किसी भी एरर क्लास को मैनेज कर लेगी जो इवन ऊपर आपने मेंशन नहीं भी करी. राइट. फाइनली एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है कि अगर प्रोग्राम एक्सेप्ट के अंदर गया तो भी फाइनली के पास जाएगा. एक्सेप्ट के अंदर नहीं गया, केवल ट्राई वाली लेयर के अंदर ही रह गया, पूरा कोड सही था, कोई एरर नहीं आई, तब भी उसके बाद आपका कोड फाइनली वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा. ठीक है, और लास्ट है रेज. रेज का काम है इंटेंशनली एरर्स को रेज करना. अगर आप खुद चाहते हो अपने प्रोग्राम में एरर्स को रेज करना तो आप रेज कीवर्ड को यूज कर सकते हो. ठीक है, तो हमने जो रेज कीवर्ड का यूज किया था 26 सितंबर को कैलकुलेटर में किया था. जनरली जब इंडस्ट्री में जनरली जो ट्रेनर्स रेज कीवर्ड पढ़ाते हैं उसी तरह से पढ़ाते हैं जो मैंने पढ़ाया था, पर वो गलत तरीका है पढ़ाने का. ऐसे रेज कीवर्ड को यूज नहीं किया जाता.
रेज कीवर्ड जनरली प्रेजेंटेशन लेयर्स में यूज ही नहीं होता इंडस्ट्री में, ठीक है। जो रेज कीवर्ड है मैंने कहाँ पे यूज किया, मैंने प्रेजेंटेशन लेयर में यूज किया। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे थे, इस प्रोग्राम में हम लोग, हमारे पास एक BLL है, हमने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, लॉग, इस तरह की कुछ फंक्शंस हैं। और एक हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर में हमने यूजर को चॉइस दिया एंटर एनी ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, लॉग, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई दूसरी टाइप का इनपुट यूजर दे देता है, ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, लॉग, इसके अलावा कोई दूसरा गलत इनपुट दे देता है, तो कोड कहाँ पे जाएगा, चॉइस में सबसे पहले चेक होगा क्या प्लस आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या मल्टीप्लाई आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या डिवाइड आ रहा है, नहीं आ रहा, पावर आ रहा है, लॉग आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एल्स प्रोग्राम कहाँ पहुंच जाएगा, रेज नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर पे। हमने यहाँ पे अभी तक क्या किया था, जब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ा था तो हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे एल्स के अंदर प्रिंट कर दिया था इनकरेक्ट चॉइस। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को लंबा कर रहे हैं अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। क्या कर रहे हैं हम, प्रोग्राम को पहले हम डायरेक्टली यूजर को प्रिंट करा रहे थे क्या, इनकरेक्ट चॉइस। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर को बोल रहे हैं नहीं, मतलब हम अपने प्रोग्राम को बोल रहे हैं नहीं, यहाँ से पहले जाओ एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास और वहां जाके सेम मैसेज क्या प्रिंट कर दो, ERR के अंदर क्या कैच हो जाएगा, जो भी आप एरर रेज करते हो सबसे पहले सिंटैक्स क्या है, रेज, क्लास का नाम और ब्रैकेट में जो मैसेज आप यूजर को शूट करना चाहते हो, ठीक है। तो ERR में क्या आ जाएगा, ERR में इनकरेक्ट चॉइस आ जाएगा। आप प्रिंट करोगे ERR तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इनकरेक्ट चॉइस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रोग्राम को नेसेसरी लंबा कर रहे हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का पर्पस क्या है, पूरे कोड में चेक करना, अगर कहीं पे भी एरर आ रही है तो हमारे कोड को एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास ले जाना। अब हमारे पास अगर हम एल्स के अंदर आ गए, इसका मतलब काइंड ऑफ हमने डिक्लेयर कर दिया कि एरर है। एल्स के पास कोड कब जाएगा, जब यूजर कोई गलत इनपुट देगा चॉइस में, उसने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, लॉग के अलावा कोई दूसरा इनपुट दे दिया, कहाँ चले गए हम लोग, हम रेज वाले सिंटैक्स के पास पहुंच गए, इस वाले लाइन नंबर 60 पे आ गए। जब लाइन नंबर 60 पे आ गए, हमें ऑलरेडी पता है एरर है, तो मन नेसेसरी उसको एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास ले जा रहे हैं, हम वहीं पे प्रिंट करा दें यूजर को। तो एक्चुअली जो रेज का यूज है, ये खाली मैंने आपको सिंटैक्स पढ़ाने के लिए बताया था। एक्चुअल जो रेज का यूज होता है वो BLL लेयर्स के अंदर होता है। जब आप अपने प्रोग्राम में, आपने क्या किया, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन लेयर में काम कर रहे हो, दूसरी टीम BLL में। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, अगर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है जो आजकल बनती नहीं है, पर अगर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है तो एक डेवलपर कंसोल एप्लीकेशन बना रहा होगा तो 10 डेवलपर BLL बना रहे होंगे। एक्चुअली बिजनेस लॉजिक कहाँ लिखा हुआ है, BLL लेयर के अंदर लिखा हुआ है। कंसोल का काम है केवल यूजर से इनपुट लेना और यूजर को इनपुट देना। अब हमने क्या किया, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और यूजर ने आईडी में क्या दे दिया, यूजर ने आईडी में दे दिया 10, ठीक है। यूजर ने आईडी में दे दिया 10 या यूजर ने आईडी में दे दिया 100, जो आईडी हमारे पास डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती, और यूजर चाहता है कस्टमर को सर्च करना। अगर वो आईडी नहीं मिलती, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर वाले का काम नहीं है कि चेक करना है कि आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। प्रेजेंटेशन लेयर वाले का काम है कि आपके BLL को रिक्वेस्ट करना, और BLL को अगर वो आईडी नहीं मिली तो वहां से वो एरर रेज करे और प्रेजेंटेशन लेयर वाली टीम अपने प्रोग्राम में चेक करे कि ये एरर आ रही है। कहीं पे भी एरर आती है तो क्या हो रहा है, सब एक्चुअल में बैकग्राउंड में जितनी भी एरर्स आपको अपने प्रोग्राम में दिखती हैं, वो सारी एरर्स कहाँ बनी हुई हैं, वो सारी एरर्स BLL के अंदर बनी हुई हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है, s इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू 235 है, प्रिंट लेंथ ऑफ x, बताओ क्या प्रिंट होगा, लेंथ ऑफ x। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एरर आएगा, क्यों, क्योंकि लेंथ फंक्शन किसके लिए बना है, इटरेटर्स के लिए बना, स्ट्रिंग के लिए कहाँ बना है, ऐसे क्यों बोल रहे हो। फॉर आई इन रेंज LEN बार बार तुम लोग चलाते थे, लिस्ट के लिए भी बना है, टपल के लिए, सबके लिए बना है, ठीक है। लेंथ फंक्शन किसके लिए बना है, इटरेटर्स के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एग्री, कितने बच्चे हैं, राइट, ठीक है। तो हमारा जो लेंथ फंक्शन है इटरेटर्स के लिए बना है, और आप अगर उसको इंटीजर पे चला दोगे, फ्लोट पे चला दोगे तो एरर आ जाएगा। कौन सी एरर, टाइप एरर। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटीजर हैज नो LEN फंक्शन। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, जब आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो s इक्वल्स टू सेट पाथ, ठीक है, ये आपको सिंटैक्स कहीं ना कहीं कुछ बताना चाह रहा है क्या, s डॉट
एस डॉट, देखो हमारे पास एक डबल अंडरस्कोर len फंक्शन बना हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो जब आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो प्रिंट लेंथ ऑफ एस, तो ये फंक्शन क्या करता है, बैकग्राउंड में एस डॉट डबल अंडरस्कोर len डबल अंडरस्कोर फंक्शन को कॉल कर देता है। तो लेंथ एक्चुअल में एक फंक्शन नहीं बना हुआ, एक मेथड बना हुआ है। कहां पे? स्ट्रिंग क्लास के अंदर। तो जब आप लेंथ फंक्शन को कॉल करते हो तो बैकग्राउंड में एस डॉट डबल अंडरस्कोर len डबल अंडरस्कोर मेथड कॉल होता है। ठीक है, तो ये क्या मैसेज देना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटीजर। एक्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का? इंटीजर क्लास का। तो इंटीजर क्लास, अब जब आपने लेंथ फंक्शन कॉल किया तो पाइथन में पहले से फिक्स्ड है कि जब आप लेंथ फंक्शन कॉल करोगे तो क्या होगा, एक्स डॉट, ये सिंटेक्स हर वेरिएबल पे कॉल हो जाएगा, हर ऑब्जेक्ट पे कॉल हो जाएगा। आपने कस्टमर ऑब्जेक्ट लिया तो कस डॉट अंडरस्कोर, आपने देखा कि len कस, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, अच्छा लेंथ फंक्शन मिल रहा है तो क्या कॉल कर देगा, कस डॉट डबल अंडरस्कोर len डबल अंडरस्कोर। क्या चेक होगा कि कस्टमर क्लास के अंदर तो लेंथ फंक्शन है ही नहीं, तो क्या एरर आ रही है, टाइप एरर, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटीजर हैज नो लेंथ फंक्शन। तो जहां पे लेंथ फंक्शन कहां बना है, कहां बना है लेंथ फंक्शन, स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना है। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर लेंथ फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अगर ये लेंथ फंक्शन, अगर स्ट्रिंग क्लास के अंदर लेंथ फंक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग क्लास का कोई पेरेंट होगा। यार आपके पास इंटीजर में लेंथ फंक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटीजर का कोई पेरेंट होगा या कोई टाइप क्लास बना होगा जो क्या चेक कर रहा है, चेक कर रहा है अच्छा इसके हिसाब से ये अगर फंक्शन लेंथ फंक्शन या डबल अंडरस्कोर लेंथ फंक्शन नहीं बना हुआ तो वहां पे जहां लेंथ फंक्शन है वहां पे एक एरर रेज हो रहा होगा। रेज क्या, टाइप एरर। जहां पे लेंथ फंक्शन है वहां पे क्या एरर रेज होगा, रेज टाइप एरर, और ब्रैकेट में मैसेज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेंथ। और हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, जब एरर आती है तो एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड में इंप्लीमेंटेड है कि जब एरर आएगी तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर उस BLL के अंदर से जो एरर्स आ रही है उसको कैच करेगा और आपकी कंसोल विंडो पे प्रिंट करा देगा। तो जितनी भी एरर्स आपके पास आती हैं वो एरर्स कहीं ना कहीं क्या हो रही हैं, वो सारी एरर्स बैकग्राउंड में BLL के अंदर रेज हो रही हैं और आपका इंटरप्रेटर उनको कैच कर रहा है और आपके डेवलपर को शो कर रहा है या यूजर को शो कर रहा है। तो जो एरर्स की को रेज किया जाता है, कहां पे रेज किया जाता है, BLLs के अंदर एरर्स को रेज करने के कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। BLLs के अंदर एरर्स को रेज करने के कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। तो BLLs में हमें देखना होता है, जब हम भी, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप एक BLL डेवलप कर रहे हो, BLL में क्या, जैसे आपने ऐड कस्टमर फंक्शन कॉल किया तो ऐड कस्टमर फंक्शन में आपके पास क्या आना चाहिए, ID, नेम, एज, मोबाइल नंबर। अगर आपको जो आपका रिक्वायर्ड डेटा है, सर्च कस्टमर फंक्शन कॉल किया, सर्च कस्टमर फंक्शन में क्या इनपुट आना चाहिए, सर्च कस्टमर फंक्शन के पास ID आना चाहिए कि सर्च कस्टमर फंक्शन यूजर ID देगा, प्रेजेंटेशन लेयर से वो ID आप सर्च कस्टमर फंक्शन के अंदर पास करोगे और सर्च कस्टमर फंक्शन अपने प्रोग्राम में उस ID कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को रिटर्न करेगा। लेकिन अगर वो ID एग्जिस्ट नहीं करती तो आपका सर्च कस्टमर फंक्शन यूजर को ये एक फ्लैग रिटर्न नहीं करेगा कि अच्छा ट्रू या फॉल्स। सर्च कस्टमर फंक्शन एक फ्लैग रिटर्न नहीं करेगा ट्रू या फॉल्स, और प्रेजेंटेशन लेयर वाला बंदा ये लॉजिक्स नहीं लगाएगा कि अच्छा प्रेजेंट आपके BLL से ट्रू आ रहा है तो डेटा डिस्प्ले करना है, फॉल्स आ रहा है तो डिस्प्ले करना है कि इनकरेक्ट ID। ऐसे फ्लैग्स इंडस्ट्री में नहीं बनते। ऐसे फ्लैग्स बीटेक में, BA में, BSc में जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो फ्लैग्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं कि आपने BLL को रिक्वेस्ट किया और BLL ने एक फ्लैग रिटर्न कर दिया कि ये डेटा नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री सारी एक्सेप्शन हैंडलिंग पे चलती है। अगर आपने कोई डेटा BLL को रिक्वेस्ट किया और BLL आपके इनपुट से कोरस्पॉन्डिंग उस डेटा को आपको प्रोवाइड करने में एलिजिबल नहीं है, असमर्थ है, तो क्या करेगी आपकी BLL, एक एरर रेज करेगी। और वो एरर आपकी प्रेजेंटेशन लेवल वाला बंदे का काम कोई लॉजिक लगाना नहीं है, उसका काम है खाली उस एरर को यूजर से, उस एरर को BLL से पिक करना और यूजर को डिस्प्ले करा देना। उस एरर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम नहीं है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम लॉजिक लगाना है ही नहीं।
आर यू गेटिंग दिस? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा देखो, मैं आपको CMS के अंदर कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे आपका रेज कीवर्ड एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे कि हमने सर्च कस्टमर फंक्शन बनाया, सर्च कस्टमर फंक्शन में हमने क्या किया, cus.id को इनपुट एंटर कस्टमर आईडी। हमने अपने प्रोग्राम में क्या कर दिया, एक ट्राई एक्सेप्ट की लेयर डाल दी। तो हमारे पास क्या है, कस इक्वल्स टू कस्टमर क्या बन गए, कस बन गया, इसका एड्रेस क्या है 8000। कितने वेरिएबल्स बन गए, 4 वेरिएबल्स। cus.id यहां से क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सेल्फ के पास गेस गया, वहां पे 4 वेरिएबल्स बने, तो आपके पास कस में 4 वेरिएबल्स बन गए, cus.id, cus.name, cus.age, cus.मोबाइल नंबर, सबकी वैल्यू 0 0 0 0। cus.id में यूजर से इनपुट ले लिया, मान लिया क्या इनपुट आ गया 20, cus.id में 20 आ गया, cus.name में 0, cus.age में 0, cus.मोबाइल नंबर में 0। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, cus.सर्च कस्टमर, सर्च कस्टमर फंक्शन के अंदर गए, for e in customer.cusList if e.id डबल इक्वल टू self.id। सबसे पहले customer.cusList में क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, सारे कस्टमर्स पड़े हुए हैं, विकास, अनिल, अमित, ये सारे कस्टमर्स पड़े हुए हैं। तो सबसे पहला कस्टमर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कस्टलिस्ट के पहले लोकेशन पे क्या पड़ा है, पहला कस्टमर, यानी कि एड्रेस पड़ा हुआ है 1000। customer.cusList में पूरे ऑब्जेक्ट हमने क्या किया था, पूरे ऑब्जेक्ट, सेल्फ का एड्रेस क्या था 1000, 2000, 3000, पूरे ऑब्जेक्ट्स हमने कस्टलिस्ट के अंदर अपेंड किए हुए थे। तो कस्टलिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ था, कस्टलिस्ट के अंदर आपके पास एड्रेसेस पड़े हुए थे। सबसे पहले कस्टलिस्ट में आपने सेल्फ मतलब 1000 अपेंड कर दिया, फिर 2000, फिर 3000, और 1000 के डॉट आईडी पे क्या पड़ा है, पहले कस्टमर का आईडी, 1000 डॉट नेम पे क्या पड़ा है, पहले कस्टमर का नेम पड़ा, याद है सभी को? ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सर्च कस्टमर में इन customer.cusList किया, तो customer.cusList में क्या था, एड्रेसेस थे 1000, 2000। तो सबसे पहले ई में क्या आ गया, 1000 आ गया, ई में 1000 आ गया। आपने चेक किया क्या, 1000.id डबल इक्वल्स टू 8000.id, 8000.id पे क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है, 1000.id पे क्या पड़ा हुआ है 10, पहला कस्टमर का आईडी क्या था 10 था। ठीक है, क्या मैच होगा, नहीं होगा। फिर ई में क्या आ जाएगा 2000, दूसरा कस्टमर आ जाएगा। आपने 2000.id को किससे कंपेयर कराया, 8000.id से, क्या मैच हो जाएगा, यस, 8000.id पे क्या है 20 है, और 2000.id पे भी 20 है, मैच हो गया। तो आप अंदर गए और आपने 8000.name पे क्या सेव कर दिया, 2000.name, 2000.name पे क्या पड़ा हुआ है, अनिल पड़ा हुआ है, तो 8000.name पे क्या आ गया, अनिल आ गया। फिर ऐसे ही आपने 8000.age पे आपने एज डाल दी 41, और 800 मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर डाल दिया 2345, और 8000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन प्रोग्राम में कस को, और यहाँ पे सेल्फ को। तो कस में आपने जब 8000 पे चेंज किया तो सेल्फ में भी चेंज हो गया और कस में भी चेंज हो गया, और वहां पे जाके आपने कस को यूजर को प्रिंट करा दिया। ये हमने सर्च कस्टमर फंक्शन बनाया था। लेकिन अब आपने यूजर ने क्या किया, मान लिया self.id में 20 की जगह 100 दे दिया, और आपके पास कितने कस्टमर्स हैं, 3 ही कस्टमर्स हैं, इनकी आईडी क्या है 10, 20, 30। तो क्या प्रोग्राम में लूप में आप एक भी बार इफ के अंदर जाओगे, नहीं जाओगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे ही मैच हो गया आपने यहाँ पे रिटर्न यूज कर लिया था। तो क्या हो रहा था कि आपका अगर पहला कस्टमर मैच हो गया तो आप रिटर्न हो गए, यहां से मेन प्रोग्राम में चले गए, तो आपके बाकी कस्टमर्स मैच करने की आपको नीड नहीं थी। लेकिन अगर आपका एक भी कस्टमर मैच नहीं हुआ तो आप कहां पहुंच जाओगे, एल्स के अंदर। एल्स कब चलता है, जब पूरा फॉर लूप पूरा चल जाता है। आपने पहला कस्टमर 1000.id को 8000.id से कंपेयर किया, 2000.id को किया, 3000.id को किया, 4000.id को किया, और एक भी आईडी मैच नहीं हुई, तो आप कहां पहुंच जाओगे, एल्स के पास। एल्स में आपने क्या कर दिया, रेस कोई भी एरर का नाम ले लो, वैल्यू एरर, और फिर आईडी नॉट फाउंड। तो अगर एक ऑप्शन तो क्या था कि अगर कस्टमर मिल गया आपने रिटर्न कर दिया, क्या आपने मान लिया यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को लोड करा दिया और रिटर्न कर दिया 1, और अगर नहीं मिला तो रिटर्न कर दिया 0, और वहां पे आप एक वेरिएबल में उस रिटर्न वैल्यू को कैच कर रहे हो और इफ एल्स लगा रहे हो कि अगर इस रिटर्न में 1 आ रहा है तो आपका यूजर को
कस्टमर प्रिंट कराना है कहां से, 8000 से, और नहीं मिल रहा तो यूजर को मैसेज प्रिंट कराना है आईडी नॉट फाउंड। ये तो क्या है, ये प्रेजेंटेशन लेवल वाला बंदा भी बीएलएल बना रहा है, लॉजिक लगा रहा है। लेकिन अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलरेडी अपने प्रोग्राम में मैनेज की हुई है तो क्या होगा, कोई भी एरर आएगी, वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, कोई भी एरर आएगी तो क्या होगा, एरर रेज होगी। अब वो एरर रेज कौन कर रहा है, बीएलएल वाला बंदा एरर रेज कर रहा है, किसके लिए, प्रेजेंटेशन लेयर के लिए नहीं, एंड यूजर के लिए। और आपका प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, सारी एरर्स को कैच करना, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास जाना और एरर को डिस्प्ले करा देना। तो क्या होगा, आपके पास प्रोग्राम में वैल्यू एरर रेज होगी, आप अपने प्रोग्राम में क्या करोगे, आपने अपने प्रोग्राम में क्या किया, मान लिया एक लेयर डाली अभी ट्राई एक्सेप्ट, अभी मैं एक लेयर डालता हूँ ट्राई एक्सेप्ट, मैंने ट्राई एक्सेप्ट की लेयर डाली यहाँ पे, किसमें, सर्च कस्टमर के अंदर। तो सर्च कस्टमर के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन है जीआरआर, आपने क्या किया, अपने प्रोग्राम में कस्टोड सर्च कस्टमर फंक्शन को कॉल किया। तो यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, सर्च कस्टमर फंक्शन के पास जाएगा, वहां पे एरर रेज होगी। तो मैंने क्या बताया था, ट्राई एक्सेप्ट में अगर आपके प्रोग्राम में, जैसे हमने लेंथ फंक्शन चेक किया था, तो लेंथ फंक्शन में अगर एरर आएगी और आपने ट्राई एक्सेप्ट लगा दिया तो एरर कहां पे आई, जहां लेंथ फंक्शन बना है वहां पे एरर आई। लेकिन हमारे ट्राई एक्सेप्ट ने उस बीएलएल के रेज को कैच कर लिया और यूजर को डिस्प्ले करा दिया। ऐसे ही जीरो डिवीजन एरर कहां पे आई, जीरो डिवीजन एरर जब आप 5/0 करते हो तो बैकग्राउंड में फंक्शन कॉल होता है, उस फंक्शन में एरर रेज हो रही होती है जब उसके पास जीरो पहुंचता है, सेकंड डिनोमिनेटर जीरो पहुंचता है, तो वहां पे एरर रेज होती है। और हमारी प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रही है, जो भी बीएलएल में जो यूजर ने बनाई है या हम रेडीमेड फंक्शंस यूज कर रहे हैं, उन सब में जो भी एरर्स रेज हो रही हैं, हम अपने प्रोग्राम में उन सारे एरर्स को कैच कर रहे हैं और यूजर को डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को रन किया और चॉइस में क्या दे दिया, 2 दे दिया। कितने कस्टमर्स एडिड है, एक भी नहीं, अभी तो 0 कस्टमर एडिड है। और मैं क्या चाहता हूं, मैंने सर्च कस्टमर फंक्शन चला दिया, एक भी कस्टमर ऐड नहीं किया। अब क्या होगा, कस्टमर डॉट कस्ट लिस्ट क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है, इसके अंदर मैंने कोई भी आईडी पास कर दी, मान लिया 20 पास कर दी, क्या होगा, क्या, एरर आईडी नॉट फाउंड। अब प्रेजेंटेशन लेवल वाले को कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली रेज का कीवर्ड का यूज कहां पे होता है, जब प्रेजेंटेशन लेयर वाली टीम बीएलएल को कोई रिक्वेस्ट करती है और बीएलएल उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने में असमर्थ है, सफिशिएंट नहीं है, इनकैपेबल है, तो वहां से एरर रेज करती है। और अगर प्रेजेंटेशन लेयर वाले ने अपने प्रोग्राम में ट्राई एक्सेप्ट लगाया है तो यूजर को एरर डिस्प्ले हो जाएगी, और ट्राई एक्सेप्ट नहीं लगाया तो क्या होगा, जब एरर रेज होगी तो इंटरप्रेटर उसको कैच कर लेगा और प्रोग्राम आपका रुक जाएगा और आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ जाएगा क्या, आपकी एरर क्लास का नाम वैल्यू एरर कॉलन आईडी नॉट फाउंड। आर यू गेटिंग दिस, बताओ समझ में आ गया, रेज का एक्चुअल यूज समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपने जब एक नया कस्टमर ऐड करना है, क्या कर रहे हो आप, cust.id, cust.name, cust.age, cust.mobile number, cust.add customer। अब cust.add customer में जब आप जाओगे तो आपने क्या किया, सेल्फ के अंदर जो है आपके पास आईडी आ गया, self.id में पहले कस्टमर का आईडी 10, उसका नेम, एज। तो आपको पहले क्या करना है, फॉर लूप लगा के अपनी कस्ट लिस्ट में चेक करना है पहले से आईडी तो नहीं है। जो यूजर नई आईडी दे रहा है, मान लो उसने नेक्स्ट आईडी 30 और 30 वाली आईडी तो पहले से है, तो आप पहले कस्टमर को अपेंड करने से पहले आपको पता है कि आईडी क्या है, यूनिक की है, आईडी क्या है, यूनिक की है। तो जो बीएलएल वाला बंदा है उसको पता है कि आईडी यूनिक की है। अगर यूजर ने गलत आईडी, डुप्लीकेट आईडी दे दी तो पहले अपेंड करने से पहले यहाँ पे फॉर लूप लगाया जाए, फॉर ई इन कस्टमर डॉट कस्ट लिस्ट। सबसे पहले ई डॉट आई डी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट आई डी, ठीक है। पहले ई में 1000 आया, 2000 आया, 3000 आया, मान लिया नया कस्टमर आया जिसका एड्रेस क्या है, 10,000 है या 20,000 है, तो आपको 20,000 डॉट आईडी को पहली सारी आईडी से कंपेयर कराना है, पहले से आईडी तो नहीं है। अगर है तो क्या करोगे, अगर पहले से आईडी है तो क्या करोगे, एरर रेज करेंगे, क्या लिखोगे, रेज नॉट इंप्लीमेंटेड एरर या रेज वैल्यू एरर और ब्रैकेट में डुप्लीकेट आईडी।
रेज, वैल्यू एरर, डुप्लीकेट आईडी। और प्रेजेंटेशन लेयर वाले ट्राई एक्सेप्ट अगर लगाया है तो क्या होगा, वो जो भी एरर आएगी कैच हो जाएगी प्रेजेंटेशन लेयर में और यूजर को डिस्प्ले हो जाएगी डुप्लीकेट आईडी। तो प्रेजेंटेशन लेयर वाले को कोई मतलब नहीं है कि आपकी बीएलएल से क्या क्या एरर्स रेज हो रही हैं। उसका काम अगर उसने ट्राई एक्सेप्ट लगाया तो खाली अपनी एरर्स को यूजर को डिस्प्ले कराता रहेगा, जो हम एक्सेप्ट एक्सेप्शन है ERR में करा रहे थे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, डन है, समझ में आ गया। तो ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। रेज का एक्चुअल यूज ज्यादातर लोगों को नहीं पता। रेज का एक्चुअल यूज बीएलएल के अंदर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर नहीं होता। डन है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है हमारे पास 4 कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से? इंटरव्यू का मेरा अपना सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है। जब मुझे पता लगाना होता है कि सामने वाला बंदा फेक एक्सपीरियंस लगा रहा है या उसने एक्चुअली काम किया है, मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के कीवर्ड्स बता दो पाइथन में। अगर उसने काम किया है तो पता चल जाएगा, नहीं किया तो पता चल जाएगा कि नहीं किया। ठीक है, तो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड रेज। ठीक है, डन है, समझ में आ गया। चले आगे। तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद मंडे हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक मंडे को नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप लोग याद दिलाना, स्टार्टिंग में नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉरी, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग क्या पढ़ते हैं हम लोग? फाइल हैंडलिंग में क्या करना चाहते हैं हम लोग? फाइल हैंडलिंग में हाँ जी, क्या करना चाहते हैं हम लोग फाइल हैंडलिंग में? हमने कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। ठीक है, जितनी बार रन करते हैं क्या होता है, हर बार डेटा स्टार्टिंग से देना पड़ता है। जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टॉप हुआ सारा डेटा वॉश आउट हो गया। क्यों? क्योंकि डेटा कहाँ पे सेव है? रैम में, वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल्स कहाँ जाते हैं? रैम में। रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही प्रोग्राम स्टॉप होगा सारा डेटा वॉश आउट हो जाएगा वेरिएबल्स का। ठीक है, डन है। तो हमें क्या करना है? हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है। टू स्टोर द डेटा परमानेंटली हम क्या करते हैं? परमानेंटली हम क्या करते हैं? हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं कि फाइल्स जो हमारे कंप्यूटर में फाइल सिस्टम है उसको हमें समझना है। जो हमारे कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, एफ ड्राइव में, उन फाइल्स को अपने प्रोग्राम में कैसे रीड करना है। वो फाइल एक्सेल फाइल है, वो फाइल नोटपैड फाइल है, कोई भी फाइल है, ठीक है, पीडीएफ फाइल है, कोई भी फाइल है, उस फाइल को कैसे अपने कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम में रीड करना है और अपने प्रोग्राम से डेटा उन फाइल्स में राइट करना है, ताकि हम जो अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर पाए। अब हम नेक्स्ट टाइम कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम चलाएं, तो अगर हमने 3 कस्टमर पहले ऐड किए थे तो नेक्स्ट टाइम रन करने पे हमें दोबारा वो 3 ऐड करने पड़े। डन है, एग्री? तो ये हमारा फाइल हैंडलिंग का पर्पज है। अगर आप डेटा को परमानेंट स्टोर करना चाहते हो, टू स्टोर द डेटा परमानेंटली, आप उसको फाइल्स में भी राइट कर सकते हो, आप उसको डेटाबेस में भी राइट कर सकते हो। तो अभी हम फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं ताकि हम डेटा को अपने कंप्यूटर की फाइल्स में राइट कर पाए। डन है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था जब हमने अभी जो कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े थे फाइल हैंडलिंग के अंदर, हमने डिस्कस किया था कि ठीक है, हमने डिस्कस किया था फाइल हैंडलिंग के अंदर कि हम डेटा को परमानेंटली, अभी तक जो है फाइल हैंडलिंग के अंदर, ठीक है, जब हम इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन की बात कर रहे थे, प्रिंट फंक्शन, क्या सिमिलरिटी है दोनों में? इन बोथ केसेस डेटा ट्रेवल्स इन
स्ट्रिंग फॉर्मेट, याद है सभी को? इनपुट फंक्शन में भी स्ट्रिंग में डेटा आता है हमारे पास प्रोग्राम में, और प्रिंट में भी पहले str मेथड कॉल होता है, और डेटा हमारा जो भी इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग में पहले टाइपकास्ट होता है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, और उसके बाद वो डेटा आपका स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो जनरली जब आप डेटा को ट्रैवल कराते हो प्रोग्राम से कहीं पे, तो जनरली डेटा आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है, उसके बाद वो एंड लेयर पे जाके बाइनरी में कन्वर्ट होता है, वोल्टेज लेवल्स में, 0 में, 1 में, लेकिन उससे पहले डेटा आपका किस फॉर्मेट में होता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो जनरली जो भी रेडीमेड प्रोग्राम्स बने हुए हैं पाइथन में, जावा में, PHP में, वो मेजरली आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, डेटा को ट्रैवल कराने के लिए आपको फाइल्स में राइट करना है, आपको डेटा को फाइल्स में राइट करना है, आपको डेटा को हार्ड डिस्क में, आपको किसी पेन ड्राइव में राइट करना है, आपको किसी वीडियो को यहाँ से शूट करके भेजना है कहीं पे, तो आपके पास जनरली जो बेसिक पहले फॉर्मेट का डेटा होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन कोई डेटा आपका वीडियो, ऑडियो, इस तरह का डेटा है तो आपके पास बाइनरी फॉर्मेट में काम करने के लिए भी वर्जन्स आपके, या आपके पास रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जो बाइनरी फॉर्मेट्स में काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब हमें डेटा को ट्रैवल कराना है तो सबसे पहले डेटा आपका कैसे ट्रैवल होता है? आपके पास डेटा के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपको अगर एक डेटा सेट पर ट्रांसमिट करना है, ठीक है, सेट पर ट्रांसमिट करना है, आपको अपने पाइथन के प्रोग्राम से नोटपैड की फाइल में राइट करना है सेटपा को, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले सेटपा का सी का ASCII कोड क्या होता है? कैपिटल C का ASCII कोड, ठीक ठीक लगा लो, कैपिटल C का ASCII कोड 67, कैपिटल A का 65, कैपिटल A का 65, कैपिटल B का 66, कैपिटल C का 67। ठीक है, 67 ASCII कोड है आपका, 67 बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और सबसे पहली बिट जाएगी, फिर दूसरी बिट जाएगी, फिर तीसरी बिट जाएगी, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि पहले C आया, वो आपका फाइल में जाके राइट हो गया, वहां से मैसेज आया हाँ मुझे C मिल गया, फिर E गया, फिर T गया, ऐसे नहीं होता। डेटा आपका बंडल्स में जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम्स फॉर्मेट में डेटा ट्रैवल होता है। ठीक है, जैसे आप इंटरनेट पे यूट्यूब यूज कर रहे हो, क्रिक बज ऐप पे या किसी पे आप कोई क्रिकेट देख रहे हो, तो आपके पास जो वीडियो फॉर्मेट्स का डेटा, ऑडियो फॉर्मेट्स का डेटा आ रहा होता है, तो डेटा कैसे ट्रैवल होता है? बंडल्स में ट्रैवल होता है, जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। एक स्ट्रीम के अंदर डेटा हमारे पास आता है, पहले एक आपके पास एक एरोप्लेन है, आपके पास एक बोट है, पहले उसमें डेटा फीड करोगे आप, फिर वो ट्रैवल होगा, बल्क में डेटा ट्रैवल होता है कहीं ना कहीं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हमें सेटपा को ट्रांसमिट करना है, तो डेटा विल बी ट्रैवल्ड इन स्ट्रीम्स फॉर्मेट। ठीक है, सेटपा या फिर आपके पास कोई बड़ा डेटा है, वेलकम टू सेटपा, तो इस तरह से आपका डेटा पहले स्ट्रीम में सेव होगा, और फिर स्ट्रीम्स आपकी ट्रैवल होंगी, स्ट्रीम्स आपकी राइट होंगी। डन है? तो हमारे पास जब हम पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग करते हैं, तो फाइल हैंडलिंग के अंदर सबसे पहले हमें अब क्या करना है? आपने देखा कि जब आप लेंथ फंक्शन कॉल कर रहे हो तो बैकग्राउंड में क्या कॉल हो रहा है? बैकग्राउंड में _len मेथड कॉल हो रहा है, जो किस क्लास में बना है? स्ट्रिंग क्लास में बना है, लिस्ट क्लास में बना है, टपल क्लास में बना है, वो मेथड्स आपके कॉल हो रहे हैं। और जिस क्लास में नहीं बना उसकी पेरेंट में बना, और पेरेंट में बना है तो वहां पे एरर रेज हो रहा है, वहां पे एरर रेज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अपने प्रोग्राम में A=5 है, A,B=5,7 है, आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो क्या? प्रिंट A greater than B। ठीक है, ये आपने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू A greater than B, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, मैंने लगा दिया है, रिजल्ट इक्वल्स टू A greater than B। प्रिंट R, तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? फॉल्स प्रिंट होगा। मैंने रन किया, मेरे पास आउटपुट में फॉल्स आ गया कि A greater than B नहीं है। तो एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या कॉल हो रहा है? बैकग्राउंड में क्या कॉल हो रहा है? A डॉट, A का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। A का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। तो A के अंदर आपके पास देखो, ये ग्रेटर देन, इंटीजर क्लास के अंदर ग्रेटर देन नाम से क्या बना हुआ है? एक मेथड बना हुआ है, और ब्रैकेट में क्या जा रहा है? सेल्फ कॉमा वैल्यू। ठीक है, मतलब कितने आर्गुमेंट्स हैं? 2 आर्गुमेंट्स हैं। तो जब आप कॉल करते हो ग्रेटर देन ऑपरेटर को, तो बैकग्राउंड में क्या कॉल होता है? A डॉट
डबल अंडरस्कोर GT डबल अंडरस्कोर ब्रैकेट में B। A किसके पास चला जाएगा? सेल्फ के पास, और B दूसरे वाले आर्गुमेंट के पास। आर यू गेटिंग दिस? तो हर काम जो आप कर रहे हो, हर चीज क्या है, आपको जो देखने में A B L S स्ट्रिंग लिस्ट ये सब वेरिएबल्स लग रहे हैं, पर ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। किस क्लास के? स्ट्रिंग क्लास के, लिस्ट क्लास के, इंटीजर क्लास के। और जब आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो तो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, जब आप कोई ऑपरेटर कॉल कर रहे हो तो ऑपरेटर कॉल नहीं हो रहा, बैकग्राउंड में उन क्लासेस के अंदर मेथड्स बने हुए हर काम को करने के। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल्स टू, सबके लिए मेथड्स अवेलेबल है। जितने ऑपरेटर्स आप पढ़ रहे हो सबके लिए मेथड्स क्लासेस के अंदर बने हुए हैं, और वो आपके मेथड जो है चेक करते हैं कि आपका ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन B है नहीं है। GTE नाम से ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेथड बना हुआ है, तो आप अगर प्रिंट R करते हो तो आपके पास स्क्रीन पे R प्रिंट हो जाता है, आपके पास ट्रू या फॉल्स प्रिंट हो जाता है। जो ये मेथड है, जहां ये मेथड बना हुआ है, वो क्या रिटर्न कर रहा है? वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। R में वो कैच हो रहा है, और प्रिंट R कर रहे हो तो ट्रू या फॉल्स स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एडवांस पाइथन में, आप लोग को फील हो रहा होगा कि हम एडवांस पाइथन में पहुंच चुके हैं। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीजें कहाँ बनी है? हुप्स के अंदर बनी है। तो अगर आप एक्चुअली अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो, अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो अगर आपको बैकग्राउंड की पिक्चर नहीं पता तो आपको हर चीज रटनी पड़ेगी लाइफ भर, जिंदगी भर। कोई नई चीज पढ़ोगे रटनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हमारे पास अब हम एडवांस पाइथन के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि हमने हूप्स कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं जो कि हमारा इंटरमीडिएट पाइथन का पार्ट था। अब हम आगे चल रहे हैं, और हमें क्या करना है, अब हमारे पास पाइथन में हर काम को करने के लिए रूल एक है। हर काम को करने के लिए बैकग्राउंड में हर चीज क्या है? पाइथन में ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर काम को करने के लिए बैकग्राउंड में क्लास है। जो भी फंक्शनैलिटी आपको इंप्लीमेंट करनी है, आपको लग रहा है कि आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो, बैकग्राउंड में मेथड्स कॉल हो रहा है, बैकग्राउंड में मेथड्स कॉल हो रहा है। तो आपको अब अपने प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग करनी है, तो फाइल हैंडलिंग के लिए कोई ना कोई आपको सबसे पहला काम क्या है? वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ढूंढना जिस पे पूरी फाइल हैंडलिंग टिकी है। डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, वो फाइल ढूंढना जिसके ऊपर पूरी फाइल डेटाबेस कनेक्टिविटी टिकी है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करना, तो आपके पास मल्टीपल क्लासेस है एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, उनकी पेरेंट क्लास एक्सेप्शन क्लास है। हर काम बैकग्राउंड में क्लासेस के थ्रू हो रहा है। आपको अब अपने प्रोग्राम में धीरे धीरे क्या करना है, आपके पास जब भी आप कोई नया फंक्शन देखो, जब भी कोई नया फंक्शन देखो, उससे जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, देखो वो जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, टाइप जरूर चेक करो। तो आपको आपका थोड़ा सा होराइजन क्लियर होगा, चीजें क्लियर होगी कि अच्छा ये क्लास है, ये मेथड कॉल हो रहा है, ये मेथड है, ये फंक्शन है, ये ऐसे कॉल हो रहा है, ऐसे कॉल हो रहा है। नहीं तो मैं देखता हूँ बच्चे यही सिंटेक्स में लड़ते रहते हैं, रटते रहते हैं कि अच्छा मुझे जो है अपने प्रोग्राम में अपर कॉल करना है तो लिखना पड़ेगा एस डॉट अपर, पर लेंथ कॉल करना है तो लिखना पड़ेगा लेंथ। अब इनमें डिफरेंस क्या है नहीं पता, क्योंकि क्लास और फंक्शन में डिफरेंस नहीं पता। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइल हैंडलिंग करनी है। फाइल हैंडलिंग करने के लिए, ठीक है, वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल क्लास। ठीक है, अब फाइल क्लास, पाइथन में फाइल नाम से कोई क्लास नहीं है। एक डेवलपर फाइल क्लास को फाइल क्लास बोलता है, पर एक्चुअली क्लास क्या है हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या है, f इक्वल्स टू ओपन नाम से एक प्री डिफाइंड फंक्शन, ओपन नाम से एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर आप क्या पास करते हो, आप अपने प्रोग्राम में पास करते हो डी ड्राइव में आपके पास कोई फोल्डर है, मैं डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेता हूं। डी ड्राइव में एक फोल्डर है, मान लेते हैं टेम्प नाम से। ठीक है, डी ड्राइव में एक फोल्डर है टेम्प नाम से, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, पाई कैशे को डिलीट कर दिया। मेरे पास एक फोल्डर है टेम्प नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई नोटपैड की, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर इसका नाम दे दिया मैंने फाइल1, फाइल1, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया वेलकम टू सेट, वेलकम टू सेट। ठीक है, सेव कर दिया इसको मैंने।
फाइल के अंदर मैंने टेक्स्ट लिख दिया वेलकम टू सेटपा, और इस प्रोफाइल को मैंने सेव करके बंद कर दिया। ठीक है, तो फाइल 1 हमारे पास कितने साइज की होगी? 1 किलोबाइट की फाइल होगी। ठीक है, 1 किलोबाइट की फाइल हो गई, 1059 पे बनी है अभी अभी। मुझे क्या करना है, अपने प्रोग्राम में सबसे पहले डी ड्राइव में से कौन सा फोल्डर था? टेम्प फोल्डर के अंदर file1.txt को रीड करना है, और किस मोड में रीड करना है? रीड मोड में रीड करना। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास f आ गया। अब f क्या चीज है? प्रिंट f और प्रिंट टाइप ऑफ f क्या चीज है? रन करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ f क्या है? टाइप ऑफ f है क्लास अंडरस्कोर IO डॉट टेक्स्ट IO रैपर। क्लास अंडरस्कोर IO डॉट टेक्स्ट IO रैपर। ठीक है, इसके बाद आप f को प्रिंट कर रहे हो तो f आपको कुछ मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि आपका f का टाइप क्या है, f का नेम क्या है, ये नेम है, मोड क्या है, एनकोडिंग, इनका पाइथन का बैकग्राउंड में एनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है कुछ, तो ये सब हमें f रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से f को भी हटाता हूँ, मैं पहले टाइप की बात करता हूँ। सबसे पहले हम टाइप की बात करते हैं। टाइप क्या आ रहा है हमारे पास? क्लास अंडरस्कोर IO क्लास अंडरस्कोर IO डॉट टेक्स्ट IO रैपर क्लास। टाइप ऑफ f आ रहा है, तो f क्या बन रहा है बताओ मुझे? f क्या बन रहा है आपके पास? f इज एन, हाँ जी n लगा दिया, अब तो बता दो, e नहीं लगा, ऑब्जेक्ट। f इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? विच क्लास? टेक्स्ट IO रैपर क्लास। f इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट IO रैपर क्लास। टेक्स्ट f इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट IO रैपर क्लास। अभी तक आप देखते थे तो आपके पास शायद कभी कभी आता था क्लास मेन डॉट कस्टमर, मेन डॉट कैलकुलेटर। अब क्या आ रहा है? अंडरस्कोर IO डॉट टेक्स्ट IO रैपर क्लास। तो ये अंडरस्कोर IO क्या चीज है? मेन क्या होता था? आपका मेन प्रोग्राम के अंदर आपने कस्टमर क्लास बनाई होती थी, तो क्या आता था? मेन डॉट कस्टमर। याद आ रहा है? दोबारा से बताओ, देख लो। अभी तक हमने क्या किया था? हमने अपने प्रोग्राम में क्लास कस्टमर obj इक्वल्स टू कस्टमर, प्रिंट क्लास कस्टमर obj इक्वल्स टू कस्टमर, प्रिंट टाइप ऑफ obj। टाइप ऑफ obj क्या प्रिंट होगा? क्लास मेन डॉट कस्टमर। तो कस्टमर क्या चीज है? एक क्लास है। कौन सी पाइथन फाइल में बनी है? मेन पाइथन फाइल। आपका जो मेन प्रोग्राम जिसको आप रन कर रहे हो तो उसका नाम क्या रख देता है? पाइथन मेन रख देता है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया क्लास मेन डॉट कस्टमर। कोई डाउट है? ठीक है, तो टाइप ऑफ आपने देखना, तो यहाँ पे आ गया क्लास मेन डॉट कस्टमर। आपके पास अगर प्रोग्राम में क्या है? x इक्वल्स टू 5, प्रिंट टाइप ऑफ x। क्या आएगा बताओ? क्लास इंटीजर आएगा। तो यहां पे इंटीजर क्लास कहां बनी हुई है? हाँ जी, मैंने आपको बताया था कहां बनी है। जो आपकी इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, टपल, ये सारी क्लासेस कहां बनी हुई हैं? एक आपके पास लाइब्रेरी है, कौन सी? buildins.py फाइल। याद है? अगर मैं यहां कंट्रोल प्रेस करता हूं और यहाँ पे मैंने मान लिख दिया इंट, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, इंट पे लेके आता हूँ, क्या आ रहा है? क्लास इंट। कहाँ बनी है? क्लिक कर दूंगा, कहाँ बनी है? buildins.py फाइल के अंदर। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, इसी तरह से मैंने अपने प्रोग्राम में क्या किया? मैंने अपने प्रोग्राम में s इक्वल्स टू सेटपा प्रिंट या r इक्वल्स टू s डॉट
लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट में मेथड्स कम है। L इक्वल्स टू 10,20 L डॉट अपेंड 30 प्रिंट L। अपेंड मेथड कहाँ बना हुआ है? लिस्ट क्लास में। लिस्ट क्लास कहाँ है? बिल्डिंग्स डॉट py फाइल के अंदर। कंट्रोल प्रेस करो, एंटर प्रेस करो, अपेंड। अपेंड क्या है? शुरू में देखो इंडेंटेड ब्लॉक है ये, तो किसी दूसरे फील्ड के फीचर के अंदर है। वो फीचर क्या है? लिस्ट क्लास है। तो आप ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा? क्लास लिस्ट आ जाएगा। क्लास लिस्ट कहाँ बनी है? बिल्डिंग्स डॉट py फाइल के अंदर। तो आप क्या देख रहे हो कि आपके प्रोग्राम में जब आप बिल्डिंग्स डॉट py फाइल, जब आप बिल्डिंग्स डॉट py, अब आप टाइप ऑफ एल चेक करोगे तो क्या आएगा? टाइप ऑफ एल चेक करोगे तो क्या आएगा? क्लास लिस्ट आएगा। अब यहाँ पे बिल्डिंग्स डॉट लिस्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो बिल्डिंग्स एक ऐसी फाइल है जो आपके प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है। बिल्डिंग्स एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपके प्रोग्राम में अपने आप इंक्लूड हो जाती है। लेंथ फंक्शन कहाँ बना है? बिल्डिंग्स के अंदर बना है। ठीक है, आपकी इंट, फ्लोट, लिस्ट, ये सारी क्लासेस कहाँ बनी है? बिल्डिंग्स के अंदर बनी है। अपेंड, एक्सटेंड सब कहाँ बने हैं? बिल्डिंग्स के अंदर बने हैं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हमारे पास ये सारी चीजें बिल्डिंग्स के अंदर बनी है, लेकिन जब आप बिल्डिंग्स वाली फाइल ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है और आपको अपने प्रोग्राम में जब आप उसका टाइप चेक करते हो तो क्या प्रिंट होता है? बिल्डिंग्स डॉट लिस्ट ना प्रिंट होके खाली लिस्ट प्रिंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कस्टमर क्लास बना रहे हो तो क्या प्रिंट हो रहा है? साथ में फाइल का नेम भी प्रिंट हो रहा है। जब आप कस्टमर क्लास बना रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट का टाइप चेक कर रहे हो, तो साथ में मेन भी प्रिंट हो रहा है कि क्लास का नाम क्या है? कस्टमर है। लिस्ट क्लास में क्लास का नाम क्या है? लिस्ट है। लेकिन ये लिस्ट कहाँ बनी है? कस्टमर कहाँ बना हुआ है? मेन के अंदर। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, इसी तरह से जैसे आपके पास ये है, इसी तरह से हमने क्या बनाया अपने प्रोग्राम में? एफ बनाया। एफ बनाया और प्रिंट किया टाइप ऑफ एफ को। तो टाइप ऑफ एफ क्या आ गया? IO अंडरस्कोर IO डॉट टेक्स्ट IO रैपर क्लास। तो टेक्स्ट IO रैपर क्लास कहां पड़ी हुई है? टेक्स्ट IO रैपर क्लास कहां पड़ी है? अंडरस्कोर IO मॉड्यूल के अंदर पड़ी है। ठीक है, और अंडरस्कोर IO भी ऐसा मॉड्यूल है जिसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी फीचर्स आप डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो। ओपन क्या चीज है? एक फंक्शन है। कंट्रोल प्रेस करोगे, ओपन पे क्लिक करोगे, कहां बना हुआ है? बिल्डिंग्स के अंदर बना। अब ये ओपन एक ऐसा फंक्शन है जो क्या रिटर्न कर रहा है आपके प्रोग्राम में? आपको ओपन एक ऐसा फंक्शन है जो क्या रिटर्न कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। किस क्लास का? टेक्स्ट IO रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अच्छे से पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स की, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल लगेंगे अब आपको। ठीक है, खाली जहां ऊप्स तक आप था वहां पे थोड़ा स्टक था। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी देखा होगा तो उतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा आपको कॉन्सेप्ट ओवर। ठीक है, स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कहीं पे भी लगा सकते हो। राइट? ठीक है, तो यही सारी चीजें। फाइल हैंडलिंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको समझोगे बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स को, तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बता रहा हूं शायद। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ओपन एक ऐसा फंक्शन है जो क्या रिटर्न करता है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। किस क्लास का? टेक्स्ट IO रैपर क्लास। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या पढ़ा था? किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था तो क्या सिंटेक्स था? ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ जी, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू राइट क्लास नेम और ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, ब्रैकेट लगाते हो तो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। लिस्ट का बनाना है, लिस्ट ब्रैकेट लगाओगे तो एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। कस्टमर का बनाना है, कस इक्वल्स टू कस्टमर, ब्रैकेट लगाओगे, एक डिफॉल्ट कस्टमर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। याद है सभी को? ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वो हमें क्या बना के दे रहा है? एक ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। किस क्लास का? टेक्स्ट IO रैपर क्लास में। तो ये कोई नई बात नहीं है। एक्चुअल में जब आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो डेफ एड A, रिटर्न A+B, अगर आपने अपने प्रोग्राम में क्या किया? R इक्वल्स टू एड ब्रैकेट 5, 7,
तो ये ऐड क्या चीज है, एक फंक्शन है, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। किस क्लास का, किस क्लास का, इंटीजर क्लास। अगर यही आप 5 और 7 फ्लोट टाइप के पास कर दोगे तो ये फंक्शन है, क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। किस क्लास का, फ्लोट क्लास का। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं कि फंक्शन क्या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। देख लो हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम में एक क्लास बनाई कस्टमर। अभी तक हम कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, obj1 इक्वल्स टू कस्टमर, क्या बन गया, obj1 ऑफ क्या, कस्टमर क्लास, ऑब्जेक्ट बन गया कस्टमर क्लास का। लेकिन आपने अपने प्रोग्राम में क्या किया, डेफ क्रिएट कस्टमर, डेफ क्रिएट कस्टमर एक फंक्शन बनाया। क्रिएट कस्टमर क्या है, डेफ से फंक्शन बनता है और क्या रिटर्न कर दिया, कस्टमर और ब्रैकेट। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है। जब भी किसी क्लास नेम का ब्रैकेट लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है, किसका, कस्टमर क्लास का। अब अगर आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो obj2 इक्वल्स टू क्या, क्रिएट कस्टमर, ये क्या कॉल किया आपने, एक फंक्शन कॉल किया, और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो एक तरीका क्या है, आपने क्लास कस्टमर बनाया और कस्टमर और ब्रैकेट लगा दिया तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया कस्टमर क्लास। दूसरा, आपने अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन कॉल किया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मैं नाम चेंज कर देता हूं, फंक1। आपने अपने प्रोग्राम में एक फंक1 बनाया। फंक्शन कैसे कॉल होते हैं, फंक्शन नेम और ब्रैकेट और आर्गुमेंट, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट है नहीं। ठीक है, तो अब obj2 क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ये फंक्शन, आपने तो फंक्शन कॉल किया, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कॉल कर रहे थे, लेंथ कॉल कर रहे थे, लेकिन ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है कस्टमर क्लास। तो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है ये मैटर करता है। तो आपके पास जो ओपन फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है, ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, टेक्स्ट आई और रैपर क्लास। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हमारे पास जब हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं, फर्स्टली हमें क्या करना होता है, फर्स्टली हमें फॉर फाइल हैंडलिंग, फर्स्टली वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ, वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट IO रैपर क्लास। आर यू गेटिंग दिस? बताओ समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से बता दो मुझे चैट विंडो में। हाँ जी, समझ में आ रहा है? काजल को आ रहा है, अमन को आ रहा है, अमन को नहीं आ रहा। बाकी बच्चे जल्दी से चैट विंडो में लिखो, कंफ्यूज हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे जल्दी से बताओ मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस या नो कुछ तो लिखो, राइट। ठीक है, क्लासरूम स्टूडेंट्स आर यू देयर? ठीक है, चलिए दोबारा से बताता हूं मैं आपको हमें क्या करना है। हमें क्या करना है अपने प्रोग्राम में, सबसे पहले एक हैबिट बना लो एज ए डेवलपर। जब भी आप किसी रेडीमेड फंक्शन को कॉल करते हो, नमपाई में, पांडास में, मैटप्लॉटलिब में, ठीक है, रैंडम क्लास में, मैथ लाइब्रेरी में, जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो उससे जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, चेक करो वो क्या ऑब्जेक्ट है। अगर आपको क्लास का नाम पता चल जाएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि टेक्स्ट आई और रैपर क्लास। फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि क्लास बनी क्यों है, इसके अंदर किस टाइप के मेथड्स अवेलेबल है, इसकी हेल्प फाइल को कॉल करो। टेक्स्ट आई और रैपर क्लास की हेल्प फाइल को कॉल करो और चेक करो कि टेक्स्ट आई और रैपर क्लास क्यों बनी है, इसके अंदर किस टाइप के मेथड्स अवेलेबल है और उन मेथड्स को कैसे कॉल कर सकते हैं आप टेक्स्ट आई और रैपर क्लास के मेथड्स को। हाँ जी, टेक्स्ट आई और रैपर क्लास के मेथड्स को कैसे कॉल कर सकते हो, किसी भी क्लास के मेथड्स को कैसे कॉल करते हैं, डॉट लगा के ऑब्जेक्ट नेम, डॉट मेथड नेम, ब्रैकेट आर्गुमेंट्स।
तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, अगर आपको टेक्स्ट आई और रैपर क्लास के मेथड्स कॉल करने हैं, सबसे पहले क्या चाहिए होगा आपको, टेक्स्ट आई और रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, वो आपको मिल चुका है, दैट इज एफ। अब आप अपने प्रोग्राम में एफ डॉट लगाओगे तो आप टेक्स्ट आई और रैपर क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो पाइथन में हमारे पास टेक्स्ट आई और रैपर क्लास कहां बनी हुई है, इज मेड इनसाइड अंडरस्कोर आईओ मॉड्यूल, या आईओ मॉड्यूल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, आईओ मॉड्यूल, ठीक है, आईओ मॉड्यूल भी बोलते हैं इसको। आईओ मॉड्यूल एक्चुअली बैकग्राउंड में अंडरस्कोर आईओ मॉड्यूल को कॉल करता है। ठीक है, तो टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास कहां पे है, आईओ मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल। तो आप अपने प्रोग्राम में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फाइल हैंडलिंग करनी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। तो आप क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन है ERR, ERR क्या बना रहे थे, ऑब्जेक्ट बना रहे थे उस एरर क्लास का। ठीक है, तो जब भी आपको अपने प्रोग्राम में किसी भी नई फीचर को, मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करना है, थ्रेड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओगे। फाइल हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करना है, फाइल क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओगे। लिस्ट के मेथड्स को एक्सेस करना है, लिस्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओगे। स्ट्रिंग के मेथड्स को एक्सेस करना है, स्ट्रिंग क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो पाइथन में बिलियंस ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस है, सारे फंक्शंस नहीं बने हुए, हर काम को करने के लिए क्लासेस बनी हुई है। एक कैटेगरी के काम के लिए क्लास है, उस क्लास के अंदर उस कैटेगरी के सारे फंक्शंस बने हुए हैं। तो उस फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा आपको, सबसे पहले क्या चाहिए होगा आपको, उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ताकि आप उस क्लास के फंक्शंस को यूज कर पाओ। अगर आपको लिस्ट क्लास के फंक्शंस यूज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट बनाने के मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, क्लास का नेम लिखो, ब्रैकेट लगा दो, क्या बन जाएगा, लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना कैसे बनाओगे, लिस्ट और ब्रैकेट, लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक वैल्यू दे दो लिस्ट टाइप की, लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तीसरा तरीका, कोई फंक्शन बना दो और वो फंक्शन क्या रिटर्न कर दे, एक एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर दे। एक फंक्शन बना दो डेफ func1 और रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। अब आप अपने प्रोग्राम में उस func1 को कॉल करोगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट क्लास बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस, यहां तो कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तो कोई डाउट है, जल्दी से बता दो चैट विंडो में। तो जब भी आपको किसी क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना है, सबसे पहले आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट बनाने के मल्टीपल तरीके अवेलेबल हैं। अब पाइथन में अगर आपको फाइल हैंडलिंग करनी है, सबसे पहले क्या करना है आपको क्लास ढूंढनी है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसका ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके क्या हैं। तो फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट आईओ रैपर एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड मेथड्स अवेलेबल हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पाइथन में पहले से आपको इजी काम कर दिया, एक फंक्शन बना के दे दिया जो क्या करता है, आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दे देता है, किसका, टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का। और वो टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास कहाँ पड़ी हुई है, अंडरस्कोर आईओ मॉड्यूल के अंदर। लेकिन आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट अंडरस्कोर आईओ लिखने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट अंडरस्कोर आईओ लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोग्राम में लिखोगे ओपन, फंक्शन को कॉल करोगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ओपन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। आपके पास एफ जो ऑब्जेक्ट बन गया वो टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का बन गया, जो एक अंडरस्कोर आईओ नाम के मॉड्यूलर लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है क्लास। अब अगर आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम में आपने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स को रीड करना है, यूज करना है। कैसे यूज करोगे मेथड्स को बताओ। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है एफ नाम से किसी क्लास का, तो मेथड्स को कैसे कॉल करोगे, जल्दी से बता दो मुझे, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एफ डॉट, वेरी गुड, एफ डॉट लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो एल डॉट, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है एस तो एस डॉट, और टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो एफ डॉट, कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो कस डॉट, ऐड कस्टमर, कस डॉट सर्च कस्टमर, और टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो एफ डॉट। तो एफ डॉट लगाओगे आप, इसके अंदर क्या है, आपके पास टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास के मेथड्स अवेलेबल हैं। क्या करना है आपको अपने प्रोग्राम में, एफ डॉट रीड, आपके पास एक मेथड है डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, और ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स अगर आप कुछ पास करना चाहो करो अगर अवेलेबल है तो, और प्रिंट डेटा। अगर मैं रन कर देता हूं इस प्रोग्राम को
तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो मेरी फाइल में डेटा लिखा हुआ था दैट इज वेलकम टू सेटपा फुल स्टॉप, वो डेटा मेरा यहाँ पे रिट्रीव हो गया। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग के लिए फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास इन जनरल टर्म्स इज कॉल्ड फाइल क्लास। तो जनरली कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको फाइल हैंडलिंग करनी है तो आपको क्या बनाना है, फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट जो बैकग्राउंड में एक्चुअली क्या बन रहा है, वो टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। फाइल हैंडलिंग करनी है, फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट, लिस्ट की हैंडलिंग करनी है, लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग की हैंडलिंग करनी है, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट, कस्टमर की हैंडलिंग करनी है, कस्टमर टाइप का ऑब्जेक्ट। डन है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट बनाया किस फंक्शन को यूज करके, ओपन फंक्शन को यूज करके। उसके बाद आपने उस फंक्शन के ऊपर क्या कॉल कर लिया, जैसे स्ट्रिंग के अंदर आप क्या करते थे, आपने एस इक्वल्स टू क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया सेट पर। फिर आप मेथड को कैसे कॉल करते थे, एस डॉट लोअर, क्या बन जाएगा आपका एस लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको आपने किस में सेव कर लिया, एक आर नाम के डेटा नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। और फिर क्या कर दिया, अपने प्रोग्राम में प्रिंट डेटा। यही तो कर रहा हूं मैं, लिस्ट क्लास में भी यही कर रहा था, स्ट्रिंग क्लास में भी यही कर रहा था, कस्टमर क्लास में भी यही कर रहा था, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास में भी यही कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड को कॉल किया, एफ डॉट रीड मेथड कॉल हो गया, इससे मेरा डेटा रिटर्न हुआ और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। तो रीड क्या चीज है, एक मेथड है, कहाँ बना है, टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास में बना है। काम क्या है, फाइल से डेटा रीड करना, और कौन सी फाइल से, जो आपने ओपन फंक्शन के टाइम पे पास की थी। और कॉमा, आप अगर फाइल से डेटा रीड करना चाहते हो तो आर लिखोगे, फाइल में डेटा राइट करना चाहते हो तो डब्ल्यू लिखोगे। ऐसे और भी कुछ मोड्स अवेलेबल है जो हम अभी शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपको फाइल हैंडलिंग करनी है, सबसे पहले आपको ओपन नाम का फंक्शन यूज करना है, उसके अंदर उस फाइल का पाथ जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है, जिस फाइल पे आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, इसमें डेटा राइट या रीड करना है, उस फाइल का पाथ देना है, और उसके बाद उस फाइल के ऊपर ऑपरेशन रीड करना है डेटा या राइट करना है, ये बताना है। आर यू गेटिंग दिस? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया फाइल टाइप का, और अपने प्रोग्राम में हम एफ डॉट रीड लिखेंगे। तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास के अंदर एक रीड नाम से फंक्शन अवेलेबल था, उसको कॉल किया कैसे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से, और इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, इस फंक्शन ने हमें डेटा रिटर्न कर दिया। लोअर मेथड क्या करता था, स्ट्रिंग क्लास का हमारे डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करता था। वैसे रीड मेथड क्या करता है, इस फाइल से डेटा रीड करके हमारे प्रोग्राम में रिटर्न कर देता है, उसको हमें जो यूज करना है वो यूज कर लेते। बताओ कोई डाउट है, अभी कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अमन, रोशनी, शोएब, रितु, कोई डाउट है? ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल हैंडलिंग करनी है, वैसी मल्टी थ्रेडिंग करनी होगी तो क्या करेंगे, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या फायदा होगा, थ्रेड क्लास के अंदर मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगर एक ही जगह सारे फंक्शंस आ जाएंगे तो आपको फंक्शंस को याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उनको कॉल करना, उनको समझना। आप अपने प्रोग्राम में लिखोगे सी, तो सी से 1 लाख फंक्शंस आ जाएंगे, अब कौन सा यूज करना है पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप लिखा एफ डॉट, क्या होगा, केवल टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास के फंक्शंस आएंगे। कितने होंगे, 50, 100, 200, उनको ढूंढना बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। आर यू गेटिंग दिस? तो हर काम को करने के लिए पाइथन में क्लास बनी हुई है, क्लास के अंदर मेथड्स हैं, आपको बहुत ज्यादा काम खुद नहीं करने हैं, काम करने के लिए रेडीमेड मेथड्स हैं, क्लासेस के अंदर बने हैं। ऑब्जेक्ट्स बनाओ, डॉट लगाओ, मेथड्स को कॉल कर लो, वो काम आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डन है? ठीक है, हाँ जी, चलिए तो दोबारा से देख लो। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ब्रेक चाहिए किसी को, पानी चाहिए किसी फ्रेंड से है, पी लो थोड़ा सा।
ब्रेक चाहिए था। ऑनलाइन वालों से नहीं पूछ रहा था मैं, ऑनलाइन वाले तो पैरेलली चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, मुझे सब पता है। माइक आप लोग का म्यूट है, मम्मी को मम्मी पानी देना, चाय देना, मैं पढ़ रहा हूँ, क्लास चल रही है। हाँ जी ठीक है, चलो मजाक कर लो या ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले, सर आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे जो है थोड़ा सा टमी अपसेट हो गया, और अपसेट ऑलरेडी 2-3 दिन से था। ऑफलाइन आ सकता हूँ, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। आज आ रहे हो? चाय नहीं मिलेगी यहाँ पे पैरेलल टू क्लास, लेकिन हाँ जी चलिए, आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ। हाँ जी, मैं एक्चुअली मान के चलता हूँ इस बॉडी को जो है ऊपर वाले ने दिया है, जितना काम कराना है करा लो उससे। घर वालों के प्रेशर में छुट्टी लेता हूँ। मुझे क्या फील होता है कि अगर फीवर हो गया है तो आप आराम करके दवाई खाओ या बिना आराम के दवाई खाओ, टाइम उतना लगेगा ठीक है। हाँ जी चलिए स्टार्ट करें। आर यू देयर? हो गई, नींद खुल गई, बातें हो गई, ठीक है चलो। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल एंडिंग करनी है। एफ इक्वल्स टू ओपन, जिस फाइल पे हम काम करना चाहते हैं उसका पाथ देना है। डी ड्राइव में टेम्प फोल्डर में आप लोकेशन को कॉपी करना चाहो, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल। डी ड्राइव में टेम्प फोल्डर में आपके पास क्या है, कौन सी फाइल है, file1.txt, पूरा एक्सटेंशन आपको देना है, और कॉमा आपको मोड बताना है, किस मोड में आपको डेटा रीड करना है, किस मोड में आपको फाइल को ओपन करना है। रीड मोड में तो खाली रीड ही कर पाओगे, राइट मोड में तो खाली राइट कर पाओगे। इसके बाद डेटा आपको रिट्रीव करना है, इक्वल्स टू f.read ब्रैकेट में। अगर आप f डॉट लगाओगे तो आपको रीड के अंदर क्या मिलेगा, सेल्फ। सेल्फ में क्या जाएगा, सेल्फ में क्या जाएगा, f जाएगा, और कॉमा आप अगर देना चाहो 5 कैरेक्टर्स आप खाली रीड करना चाहते हो प्रिंट डेटा, तो आपकी फाइल के केवल 5 कैरेक्टर्स ही रीड होंगे। वेलकम टू सेटपा में डी ड्राइव में टेम्प में file1.txt, बताता हूं मैं आपको कहाँ आ रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने फाइल का पाथ दिया, हमने फाइल का पाथ दिया, ठीक है। डी ड्राइव में हमने फाइल का पाथ दिया, टेम्प file1.txt रीड मोड में, और हम 5 कैरेक्टर्स को रीड करना चाहते हैं। आर यू देयर? व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है ठीक है राइट। तो डेटा इक्वल्स टू f.read, रीड मोड में आपने जो है रीड फंक्शन कॉल किया, कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं, 5। तो जब भी आप फाइल हैंडलिंग पे काम करोगे, कर्सर बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होगा, रीड मोड में, स्टार्टिंग ऑफ फाइल पे होगा। आपने 5 कैरेक्टर्स रीड कर लिए, तो पहले कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, तो 0 से 4 आप आगे बढ़ गए। फिर आप दोबारा से उसी फाइल में आपका कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा, 5 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। 0 से 4 तक कैरेक्टर रीड हो गए, पहले 0 इंडेक्स, फिर 1 2 3 4, और आपका जो कर्सर है कहाँ पे आ गया, 5th कैरेक्टर को रीड करने वाला है, वहां पे आके रुक गया। फिर आपने क्या किया, डेटा या डेटा 1 जो भी आप नाम लिखना चाहो वेरिएबल का, f.read। अब आगे 10 कैरेक्टर्स और रीड करना चाहते हो तो f.read। तो अब कौन से कैरेक्टर्स रीड होंगे, जो पहले कैरेक्टर रीड होंगे उसके आगे वाले कैरेक्टर्स फिर रीड हो जाएंगे। तो आपने फिर दोबारा से रीड किया, ये कैरेक्टर्स आपके रीड हो गए। पहले वेल को आया था,
अब ME स्पेस 2 स्पेस CETP 10 कैरेक्टर्स और आ गए आपके पास। आर यू गेटिंग दिस? और अगर आप ब्रैकेट में कोई आर्गुमेंट नहीं दोगे तो क्या होगा, सारे कैरेक्टर्स रीड हो जाएंगे, पूरी फाइल रीड होकर आपके प्रोग्राम में आ जाएगी डेटा नाम के वेरिएबल में। तो अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है तो आपका पाइथन हैंग भी हो सकता है, इंटरप्रेटर हैंग हो सकता है। बहुत बड़ा डेटा अगर आपके पास आ गया, एक बड़ी फाइल है, GB में फाइल है, क्या होगा, रैम ही हैंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेटा क्या चीज है, एक वेरिएबल है। किस टाइप का? टेक्स्ट IO रैपर टाइप का, या सॉरी डेटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। डेटा किस टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का। कहाँ पे सेव होगा, रैम में सेव होगा। तो रैम अगर आपकी लिमिटेड है और आपने बहुत बड़ी फाइल रीड कर ले तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? तो आपको जितने कैरेक्टर्स की नीड है उतने कैरेक्टर्स आप रीड कर सकते हो, 100, 200, 1000, 10,000 उतने कैरेक्टर्स आप रीड कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर से। और अगर आप पूरी फाइल रीड करना चाहते हो तो ब्रैकेट में कुछ पास मत करो, और लास्ट में एज अ ह्यूमन आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइल अगर आपने ओपन की है तो टेक्स्ट IO रैपर क्लास के अंदर एक क्लोज नाम से मेथड अवेलेबल है, f.close से आपको उस मेथड को कॉल करना है जिससे आपकी फाइल क्लोज हो जाए। अगर आपकी फाइल क्लोज नहीं हुई, आपने अपने इनफाइनाइट लूप में, आप जनरली इंडस्ट्री में प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में पड़े होंगे, इंडस्ट्री में प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में पड़े होंगे। ठीक है, कि आपने कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया तो आपने सुबह कोई बंदा आया, उसने CMS ऑन किया तो शाम तक वो CMS चल रहा है, नया कस्टमर आ रहा है, सर्च हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो क्या होगा, अगर आपने फाइल ओपन किया, कोई दूसरा पर्सन उस फाइल को एक्सेस करना चाहता है, जब तक आपने फाइल क्लोज नहीं की दूसरे को एक्सेस करने में चैलेंज आएगा, फाइल करप्ट हो सकती है, पावर फेलियर हुआ, इश्यू हो सकता है। तो लास्ट में आपको हमेशा डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो डेटाबेस को क्लोज करना है, फाइल कनेक्टिविटी करनी है तो लास्ट में फाइल को क्लोज करना है। कोई डाउट है? ठीक है, क्लोज एक तरह से आपका जो, जब आप फाइल को कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, आपके फाइल का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आपका उस फाइल का कंट्रोल आपके कंप्यूटर, आपके इंटरप्रेटर में पाइथन के प्रोग्राम के पास आ जाता है, जिससे आप डेटा रीड कर पाते हो। ठीक है, तो आपने क्लोज कर दिया मतलब आपने कनेक्शन को डिलीट कर दिया जो आपके हार्ड डिस्क के और आपके पाइथन के प्रोग्राम के बीच में बना हुआ। डन है? ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोग्राम बनेगा। सबसे पहले आपको ओपन फंक्शन से फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद रीड मेथड से डेटा रीड हो जाएगा और लास्ट में आपको फाइल को क्लोज करना। डन है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से मोड्स अवेलेबल है हमारे पास फाइल हैंडलिंग के अंदर। बताओ कौन कौन से? नंबर 1, कौन कौन से मोड्स हैं? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, सबसे पहला मोड रीड मोड, दैट इज R मोड। सबसे पहले रीड मोड, दैट इज R मोड। क्या होता है रीड मोड में? फाइल। ठीक है, इन रीड मोड if file exists then data will be read from starting of file, and if file does not exist क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो? एरर। कौन सी एरर? फाइल नॉट फाउंड एरर। एक क्लास है पाइथन में, वो एरर आपके सामने आ जाएगी। डन है? पहला मोड हो गया रीड मोड। रीड मोड के बाद राइट मोड। राइट मोड में क्या होगा? ठीक है, इफ इन रीड मोड, इन राइट मोड कंट्रोल C, कंट्रोल V। in write mode, if file exists then data will be written or entered, written at starting of the file, and if file does not exist then, अगर फाइल राइट मोड में एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा? एरर नहीं आएगा। फिर क्या होगा?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स राइट मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो डेटा आपका स्टार्टिंग ऑफ फाइल में राइट होगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो यस, वेरी गुड, न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, और नई फाइल बनी है तो डेफिनेटली डेटा कहाँ से राइट होगा, स्टार्टिंग से ही राइट होगा, फ्रेश फाइल है। नहीं, आगे चलते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट मोड हमारे पास है ई, दैट इज, अभी आते हैं बेटा कागज उस पर भी, अपेंड मोड, ठीक है। थर्ड मोड है अपेंड मोड, नाम से बदल रहा है, अपेंड करेगा डेटा। तो इन अपेंड मोड इफ फाइल एग्जिस्ट क्या होगा, नाम से बदल रहा होगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करते तो डेटा कहां से स्टार्ट होगा, एट द एंड ऑफ द फाइल, एंड इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, और नई क्रिएट हो रही है तो स्टार्टिंग से राइट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग उसका एट है फाइल का। तो अपेंड मोड में आपको अगर फाइल में डेटा लास्ट में राइट करना है तो आपके पास अपेंड मोड अवेलेबल है, डेटा लास्ट में राइट हो जाएगा, ठीक है। देन आर प्लस मोड क्या होगा, रीड एंड राइट मोड, ठीक है। तो मेजरली तो 2 या 3 RWA मोड्स यूज होते हैं, फिर भी मैं कुछ मोड्स आपको और बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ मोड्स और बता रहा हूँ, पर हम मेजरली 3 मोड्स RWA पे काम करने वाले हैं। आप खुद घर पे जाके R+W+A+ पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। R+ रीड एंड राइट मोड क्या होगा, R+ नाम में R आ रहा है तो रीड एंड राइट में क्या होगा, अगर फाइल पहले से नहीं है तो एरर आ जाएगी, ठीक है। W+ क्या है, राइट एंड रीड मोड, अगर पहले से नहीं है तो नई फाइल बन भी जाएगी, काम दोनों होंगे, राइट एंड रीड। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। थर्ड मोड इज A+, दैट इज अपेंड एंड रीड मोड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फाइल बन भी जाएगी, डेटा अपेंड होगा, रीड होगा, सारे काम आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मोड्स है, कौन से मोड्स है ये, है डिलीट मोड नहीं होता, फंक्शंस होते हैं, टेक्स्ट मोड्स या फिर स्ट्रिंग मोड्स, ठीक है। मोड्स ऑफ फाइल ऑपरेशंस में हम पहले बात करी हमने टेक्स्ट मोड से स्ट्रिंग मोड्स की, और अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर मोड्स भी बोलते हैं हम इनको, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मोड है हमारे पास, बाइनरी मोड्स। इन मोड्स में अगर आपको काम करना है तो डेटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर आपको फाइल में डेटा राइट करना है तो डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इन मोड्स में अगर आपने फाइल के अंदर कौन सा मोड यूज किया, आपने फाइल में रीड, राइट, अपेंड, R+W+A+ यूज किया, तो जो डेटा फाइल में राइट, जो डेटा रीड होके फाइल से आएगा किस फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और जो फाइल में अगर आपको डेटा राइट करना है अगर वो किसी और फॉर्मेट में है तो एरर आ जाएगा, डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होना चाहिए। डन है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा मोड, बाइनरी मोड्स। तो बाइनरी मोड्स में ये सारे मोड्स अवेलेबल हैं, बस काम बाइनरी में होगा, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। तो here data must be in string formats only, ठीक है। Here data must be in binary formats, बाइनरी मोड, ठीक है। तो बाइनरी मोड्स में R+W+A+ ये आपके पास बाइनरी मोड्स हैं, ठीक है। काम सारा वही है, डिफरेंस क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा RB, ठीक है। रीड मोड बाइनरी, रीड मोड बाइनरी, इन रीड मोड बाइनरी, ये डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है। फिर है आपके पास RB, WB, AB, RB+, WB+,
ए बी प्लस, ठीक है। रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, रीड मोड बाइनरी, राइट मोड बाइनरी, ठीक है, राइट मोड बाइनरी और अपेंड मोड बाइनरी। नेक्स्ट, रीड एंड राइट मोड बाइनरी, ठीक है, बाइनरी और बाइनरी, डन है, ठीक है। तो यहाँ डेटा बाइनरी फॉर्मेट में होना चाहिए। बाइनरी में बस डिफरेंस क्या होता है कि बाइनरी में अगर आपका आइकन में, वैसे आप जब किसी ऑडियो वीडियो टाइप ऑफ फॉर्मेट्स पे काम कर रहे हो तो आपका डेटा बाइनरी फॉर्मेट में डायरेक्टली ट्रैवल होता है। जैसे यहाँ पे आपको अगर बाइनरी फॉर्मेट बनाना है तो आप क्या लिखोगे, एस इक्वल्स टू बी शुरू में लगेगा तो ये बाइनरी फॉर्मेट बन जाएगा, और प्रिंट करोगे टाइप ऑफ एस को, टाइप ऑफ एस को, तो आपके पास डेटा किस फॉर्मेट में आ गया, बाइट्स फॉर्मेट में। डन है। तो डबल कोट से पहले आप बी लगा दोगे तो डेटा आपका बाइनरी फॉर्मेट का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने डेटा को राइट रीड करना सीख लिया। अब हम राइट की बात करते हैं। सबसे पहले एफ इक्वल्स टू, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लो आप लोग। तो हमारे पास जनरली जब हम किसी प्रोग्राम में स्ट्रिंग की बात करते हैं, एस इक्वल्स टू सेट पा, ठीक है, एस इक्वल्स टू सेट पा, और मैंने प्रिंट एस किया और यहाँ पे मैंने दे दिया बैकवर्ड स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश टी, ठीक है, प्रिंट एस, क्या प्रिंट होगा, सी टी बैकवर्ड स्लैश पी ए, आर गेटिंग दिस, ठीक है। बैकवर्ड स्लैश एन क्या बन जाएगा, न्यू लाइन बन जाएगा, बैकवर्ड टी क्या बन जाएगा, टैब कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो बैकवर्ड स्लैश कभी कभी क्या होता है, जब बैकवर्ड स्लैश है एक्चुअली में, अगर बैकवर्ड स्लैश के सामने कोई एस्केप कैरेक्टर आ रहा है तो ये पूरा क्या बन जाएगा, अपने आप एक पूरा का पूरा एक एस्केप कैरेक्टर बन जाएगा। बैकवर्ड स्लैश के सामने एन आ गया तो ये पूरा क्या बन गया, एस्केप कैरेक्टर बन गया। बैकवर्ड स्लैश के सामने टी आ गया तो ये पूरा क्या बन गया, एस्केप कैरेक्टर बन गया। ऐसी बैकवर्ड स्लैश के सामने बी और ऐसे और भी एस्केप कैरेक्टर्स हैं जो आपको नहीं पता है, जिनकी हमें उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स हैं। तो जब भी डबल कोट्स के अंदर बैकवर्ड स्लैश आता है तो हमें खतरा रहता है कि वो बैकवर्ड स्लैश के आगे वाला कैरेक्टर दोनों कंबाइन होकर एस्केप कैरेक्टर ना बन जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि बैकवर्ड स्लैश से एस्केप कैरेक्टर ना बने तो क्या सोल्यूशन है, अगर हम चाहते हैं कि बैकवर्ड स्लैश एन का काम ना करे, वो एक नॉर्मल स्क्रीन पे बैकवर्ड स्लैश एन प्रिंट हो जाए, वो एस्केप कैरेक्टर का काम एस्केप कैरेक्टर ना रहे, क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ जी, हाँ यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो एक और बैकवर्ड स्लैश लगा दें, ठीक है, या तो एक और बैकवर्ड स्लैश लगा दें। तो जो एक और बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे तो आगे वाला जो पहले वाला बैकवर्ड स्लैश है नॉर्मल बैकवर्ड स्लैश बन जाएगा, तो ये वाला बैकवर्ड स्लैश से वो इम्पैक्ट आपका खत्म हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, हमने रन किया, हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया, हमारे पास आउटपुट में ये बैकवर्ड स्लैश ने इस वाले बैकवर्ड स्लैश के इम्पैक्ट को खत्म कर दिया, और आपके पास बैकवर्ड स्लैश अगर आप स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हो एस्केप कैरेक्टर के साथ भी, तो आप उससे पहले एक एक्स्ट्रा बैकवर्ड स्लैश लगा दो। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका सिंपल क्या है, अगर आप चाहते हो कि स्ट्रिंग आपकी एक नॉर्मल स्ट्रिंग बन जाए, वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रिंग ना हो, तो आप उससे पहले क्या करो, उस स्ट्रिंग से पहले आर लिख दो। उस स्ट्रिंग से पहले यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन लिखा हुआ है मैंने, न्यू लाइन कैरेक्टर, तो मैंने अगर उससे पहले आर लिख दिया तो ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, उसके अंदर एस्केप कैरेक्टर्स के इम्पैक्ट को खत्म करना चाहते हो, तो आप उस स्ट्रिंग से पहले आर लगा दो, तो अब आपकी स्ट्रिंग रॉ स्ट्रिंग बन जाएगी। अब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो आपके पास आउटपुट में बैकवर्ड स्लैश एन भी प्रिंट होगा, बैकवर्ड स्लैश टी भी प्रिंट होगा। कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
सर वो बाइनरी वाला भी आपको बताया था, उसमें टेक्स्ट फाइल को रीड करना है तो वो भी रीड कर लेंगे, रीड हो जाएगी, बाइनरी मोड में रीड होगी, डेटा बाइनरी में आएगा आपका। लेकिन पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि आपके बाइनरी डेटा को जो स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है उसको कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करा देगा। आरबी मोड है, मोड आरबी, तो जहां हम आर लिख रहे थे वहां आरबी लिख देंगे। ठीक है, अभी बता रहा हूँ आपको सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हमें अगर रॉ स्ट्रिंग बनानी है तो स्ट्रिंग से पहले आर लिखना है। तो अभी हम ऊपर प्रोग्राम बना रहे थे, तो मैंने क्या किया था आपका, मैंने अपने प्रोग्राम में क्या किया, इस पाथ को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। ठीक है, कॉपी कर लिया और फिर एफ इक्वल्स टू ओपन। ठीक है, ओपन, और यहां पे क्या कर दिया, उस पाथ को पेस्ट कर दिया और बैकवर्ड स्लैश फाइल का नाम file1.txt रीड मोड। अब डबल कोट्स में अगर बैकवर्ड स्लैश आ रहा है और आगे देखो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश क्या लगा है, टी है, ये क्या बन सकता है, कोई एस्केप कैरेक्टर बन सकता है जो हमें ना पता, और ये अपने आप में कोई एस्केप कैरेक्टर बन सकता है जो हमें ना पता। तो अगर हम बैकवर्ड स्लैश यूज करना चाहते हैं और यहाँ पे हमने मोड क्या दे दिया, रीड मोड दे दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रिंग से पहले अगर हम आर लगा देंगे तो हमारा खतरा खत्म हो जाएगा। तो डबल कोट्स में क्या जा रहा है, स्ट्रिंग जा रही है, तो स्ट्रिंग से पहले अगर आपने आर लगा दिया तो अब बैकवर्ड स्लैश ही रहेगा, वो एस्केप कैरेक्टर नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हमने रीड मोड में ओपन किया और फिर प्रिंट एफ डॉट रीड, पूरा डेटा हमने रीड कर लिया फाइल के अंदर से, रन किया, ये हमारे पास वेलकम टू सेट आ गया। कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? फाइल को रीड मोड में ओपन किया और फिर उसके बाद उससे डेटा को रीड कर लिया। हाँ, अभी सारे बताऊंगा, अभी तो राइट मोड पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आपके टेक्स्ट मोड हो जाए, फिर हम बाइनरी मोड्स पे आते हैं। कैन वी मॉडिफाई फाइल? हाँ जी, आपके पास मोड है ना बेटा। ठीक है, रीड मोड है, राइट मोड है। राइट मोड में एक और क्वालिटी है, राइट मोड में एक और क्वालिटी है, इन रीड mode a file exists then data will be read from the starting of the file, and if file does not exist then error. कौन सी error? File not found error. In write mode a file exists then data will be written. अगर write mode में file exist करती है then firstly data will be truncated from the file. राइट मोड पे अगर फाइल एग्जिस्ट करती है देन फर्स्टली डेटा विल बी ट्रंकेटेड फ्रॉम द फाइल एंड देन डेटा विल बी रिटन एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। समझ में आया? ठीक है, इन राइट मोड इफ फाइल एग्जिस्ट देन फर्स्टली डेटा विल बी ट्रंकेटेड and then data will be written at the starting of the file। क्या कहना चाहता हूं मैं, देख लो, सब कर सकते हो शोएब आप। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, f इक्वल्स टू ओपन, मैंने एक फाइल को ओपन किया। ठीक है, प्रिंट f डॉट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ। अगर मैं f डॉट रीड चलाऊंगा और फिर f डॉट क्लोज और रन करूंगा तो क्या होगा, मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, क्या, अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट रीडेबल। फाइल किस मोड में ओपन करी आपने, राइट मोड में। अगर आपने फाइल ओपन किया तो उससे डेटा रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एरर लिख देता हूँ, एरर। ठीक है, देन आपने सेम फाइल को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपने फाइल को ओपन किया किस मोड में, राइट मोड में। फाइल को ओपन किया राइट मोड में और उसके बाद आप उस डेटा को राइट करना चाहते हो। मान लीजिए डेटा है आपके पास क्या, वेलकम टू सेटपा। ठीक है, वेलकम टू सेटपा। आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग या मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो सकती है, कोई भी स्ट्रिंग आपके पास होती है,
डेटा है आपके पास, तो क्या सिंटेक्स होगा, एफ डॉट राइट, फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं, क्या राइट करना चाहते हैं, डेटा को राइट करना चाहते हैं, और लास्ट में एफ डॉट क्लोज। तो अब अगर आप रन करोगे फाइल 1.txt, मैं वेलकम टू सेटपाना लिख के मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। तो आपकी फाइल में क्या डेटा रखा हुआ था, कंट्रोल एक्स, मैंने कट कर दिया फाइल को, डेटा अभी मैं प्रोग्राम को कट कर रहा हूं, ठीक है, कंट्रोल बी, मैंने फाइल को ओपन किया किस मोड में, राइट मोड में। अगर मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, मैंने यहां से रन कर दिया, ठीक है, रन कर दिया। अब मैं डी ड्राइव में गया, टेम्प फोल्डर के अंदर फाइल 1, साइज देखो इसका क्या आ रहा है, 0 किलोबाइट, ठीक है। अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, क्या होगा, इसके अंदर का डेटा ट्रंकेट यानी कि डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपने गलती से कोई इंपॉर्टेंट फाइल को राइट मोड में ओपन ही कर दिया खाली, तो सबसे पहले उसका डेटा ट्रंकेट होगा, उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ फाइल से डेटा राइट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको राइट मोड को बड़ी केयर से, कोई भी फाइल आपकी मीडिया फाइल है, ऑडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, कोई भी फाइल है, अगर आपने गलती से उसको राइट मोड में ओपन कर दिया, उसका सारा डेटा वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई फाइल देख लेता हूं, मेरे पास कोई फाइल रखी है क्या, करंट डेस्कटॉप लर्निंग मोबाइल माई पाइथन ऑल सॉन्ग्स, कोई सॉन्ग ले लेता हूं, कोई भी सॉन्ग लेते, फैमिली थीम ले लेते, टेम्प फोल्डर में ले जाते हैं, ठीक है। किस टाइप की फाइल है, MP3 फाइल है, 2.3 MB की फाइल है, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका फैमिली थीम, ठीक है, कंट्रोल C, कॉपी कर लिया, ठीक है। कहाँ गए, अपने प्रोग्राम में आए, यहाँ पे हमने क्या किया, ओपन डी ड्राइव टेम्प फैमिली थीम डॉट MP3 फाइल, राइट मोड में ओपन कर दिया, रन किया प्रोग्राम को, वापस गए वहां पे, तो क्या हुआ, फैमिली थीम आपकी 0 किलोबाइट की फाइल बन गई। अब इसके अंदर कोई डेटा नहीं, आर यू गेटिंग दिस। तो राइट मोड में अगर आप कोई भी फाइल गलती से ओपन कर दोगे, तो सबसे पहले उसका डेटा ट्रंकेट होगा, उसके बाद उसमें डेटा राइट होना स्टार्ट होगा, रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। वायरस ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, कि आपके प्रोग्राम में आपके कंप्यूटर में एक प्रोग्राम डाल दिया जो क्या कर रहा है, सारे फाइल्स के डेटा को वॉश कर रहा है, डिलीट कर रहा है, डन है, ठीक है। तो हमारे पास आम मत बना लेना, ठीक है, चल, कि आपके कंप्यूटर में एक ऐसा वायरस डाल दिया कि जैसे ही विंडोज ऑन हो, कंप्यूटर ऑन हो, वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चल जाए, स्टार्टअप में रखती है, और बस वो क्या कर रहा है, ढूंढ के फाइल्स को डिलीट कर रहा है। चलिए, तो हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में कंट्रोल C, तो अगर आपको राइट मोड में फाइल पे काम करना है, तो राइट मोड की क्वालिटी है वो क्या है, कि अगर आपके पास पहले फाइल का नाम था फाइल 1, अब मैंने बना ली फाइल 2, ठीक है। राइट मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल क्रिएट भी हो जाएगी, डन है, समझ में आ रहा है। तबीयत खराब है आपकी, अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, राइट मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो पहले फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो फाइल 1 पहले से बनी हुई थी, मैंने फाइल 2 बनाई और मैंने डेटा बनाया हेलो वर्ल्ड, और एफ डॉट राइट डेटा और एफ डॉट क्लोज, हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को मैंने रन किया, अब मैं डी ड्राइव में गया, टेम्प फोल्डर में ये मेरी फाइल 2 बन गई। साइज कितना है, 1 किलोबाइट का है। कब बनी है, 1153 पे बनी। इस फाइल को मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, डन है, ठीक है। तो दिस इज द वे टू क्रिएट अ फाइल, टू क्रिएट अ फाइल इन पाइथन। आपको फाइल में अपनी खुद की फाइल, जैसी भी MP3, टेक्स्ट, ABC, किसी भी टाइप के एक्सटेंशन की .py जैसी भी फाइल बनानी है,
आप इस तरह से फाइल को बना सकते हो। तो हमने राइट मोड, रीड मोड को डिस्कस कर लिया। अपेंड मोड में क्या होगा? अपेंड मोड में अगर पहले से फाइल बनी हुई है तो फाइल ओपन होगी, डेटा ट्रंकेट नहीं होगा, और जब आप डेटा राइट करोगे तो फाइल के लास्ट में राइट होगा, फाइल के लास्ट में राइट होगा, ठीक है, फाइल के एंड में राइट होगा। तो ये हमारे पास है अपेंड मोड। बाइनरी मोड की अगर हम बात करें, बाइनरी मोड की अगर हम बात करें, बाइनरी मोड की बात करें तो बाइनरी मोड में डेटा आपके पास किस फॉर्मेट में होना चाहिए? बाइनरी फॉर्मेट में होना चाहिए। या आपके पास कोई पहले से फाइल है, जैसे यहाँ पे ये फाइल थी कौन सी, file2.txt जो भी आपने ऊपर बनाई थी, जिसमें हेलो वर्ल्ड आपने लिखा था, ये फाइल आपने उठाई किस मोड में? रीड बाइनरी मोड में आपने फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है। कौन सा सिंटेक्स है, कौन सा फंक्शन है फाइल से डेटा रीड करने के लिए? f.read, ठीक है, प्रिंट डेटा। तो अब डेटा जो आप अगर रन करोगे तो आपके पास जो डेटा आएगा उससे पहले बी लगा हुआ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बाइनरी डेटा, ठीक है। तो ये आपके पास बाइनरी डेटा है। तो ये आपके पास अगर आपने आरबी मोड में काम किया, ऐसे अगर आपको डेटा राइट मेथड से राइट करना है तो डेटा आपका बाइनरी फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगी प्रोग्राम। तो ये फाइल हैंडलिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो आप सी में पढ़ोगे, जावा में पढ़ोगे, यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। फिर जब आप सेटफॉर्म में डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करोगे तो वहां पे आपको कुछ और लाइब्रेरीज देखने को मिलेंगी, पांडा स्पेशली, जिसमें आपको एक्सेल में, सीएसवी में, डेटाबेस सर्वर से डिफरेंट लोकेशन से डेटा कैसे रिट्रीव करना है, कैसे एक्सेस करना है, वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। पर ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपसे हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाएंगे कि फाइल में टेक्स्ट फाइल है, डेटा कैसे राइट करना है, कैसे रीड करना है, आपको पता होना चाहिए। डन है, ठीक है। हाँ जी, यहां तो कोई क्वेश्चन है किसी का? और अगर अभी ये जो मैं फाइल हैंडलिंग पढ़ा रहा हूं शोएब, ये फाइल के अंदर डेटा के ऊपर काम करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। अगर आप फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ काम करना चाहते हो, आप फाइल को रीनेम करना चाहते हो, डायरेक्टरी बनाना चाहते हो, डायरेक्टरी को रीनेम करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, एक फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास ओएस लाइब्रेरी है। ओएस लाइब्रेरी मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो तो आपको ओएस लाइब्रेरी को पढ़ना पड़ेगा, इंपोर्ट ओएस, और उसके अंदर वो सारे फंक्शंस जो आप कह रहे हो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, os.open, रीड, राइट, क्लोज, नेम, रिमूव, रिप्लेस, स्टार्ट फाइल, पाथ, अबॉर्ट, ठीक है। जैसे आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है तो os.start फाइल, ठीक है। कोई भी फाइल आपके पास अवेलेबल है, किसी भी मोड की फाइल अवेलेबल है आपके पास, मान लिया एक फाइल है, ओल्ड सॉन्ग से ले लेते हैं, ठीक है। कल हो ना हो सॉन्ग ले लेते हैं, अपने फोल्डर में ले आते हैं ताकि पाथ इजीली कॉपी कर पाए। सोनू निगम का सॉन्ग है, कंट्रोल सी, ठीक है। और ये आपने कहाँ पे है ये सॉन्ग? डी ड्राइव में, टेम्प फोल्डर के अंदर .mp3, ठीक है। रन किया तो पीडीएफ होगी तो पीडीएफ प्ले हो जाएगी डिफॉल्ट पीडीएफ प्लेयर में। अगर आपके MP3 है, MP4 है, कोई भी फाइल है वो आपके डिफॉल्ट प्लेयर में, मुझे सुनाई दे रहा है, आप लोगों ने सुनाई दे रहा है क्लासरूम स्टूडेंट्स को, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आई डोंट नो आपको गाना सुनाई दिया या नहीं दिया। नो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे हेडफोन में वॉइस आ रही थी एक्चुअली, ठीक है।
PDF दिखा देता हूँ चलो आप लोग को। सेट पर वीडियो देखते हैं, वीडियो आवाज के बिना देख लो आप वीडियो। एक्सटेंशन देख लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टीज MP4 फाइल है, MP4 फाइल है। सेट पर वीडियो .mp रन करते हैं। ठीक है, बिना आवाज के तो ऐड चलाने का फायदा नहीं। हाँ जी ठीक है, कॉमर्शियल ब्रेक ओवर। कोई डाउट यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है। ठीक है, डन है। तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट मंडे में और आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।